नमस्कार। हिंदी विभाग सेंट थॉमस कॉलेज ऑटोनमस त्रिशूर केरल द्वारा IQAC के सहयोग से आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रानी जैस्मिन थॉमस, विभाग अध्यक्षा हिंदी विभाग। इस वेबिनार का विषय है पर्यावरण सुरक्षा और नियम। हम साहित्य में पर्यावरण के संबंध में पढ़ते हैं, लिखते हैं और आलोचना करते हैं, लेकिन तत्संबंधी नियमों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। पर्यावरण सुरक्षा संबंधित नियमों पर जागरूकता जगाने के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। वेबिनार के लिए प्रोत्साहन और सहयोग देने वाले हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर KL जोई सर और IQAC के संयोजक डॉक्टर फादर अनिल जॉर्ज कोंगोत को मैं इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। वेबिनार के संकाय सदस्य प्रोफेसर तरुण अरोरा जी का हार्दिक स्वागत है। ये अत्यंत हर्ष की बात है कि देश के 21 राज्यों से 600 से अधिक प्रतिभागियों ने इस वेबिनार में पंजीकृत किया है। आप सभी को इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। यदि आपको कुछ संदेह या प्रश्न हो तो आप Q&A आइकन में डाल सकते हैं। आपको ये सूचित करना चाहती हूँ कि कार्यक्रम के बीच Q&A आइकन में एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, आप सभी को वह भरना है। आगे आप सबको संबोधित करने के लिए मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर KL जोई जी से अनुरोध करती हूँ। ओवर टू यू सर। Hello everyone. Good afternoon sir. Respected resource person Professor Tarun Arora, Dean of Legal Studies, Central University of Punjab, Bathinda. Dr. Rani Sebastian, Head of the Department. IQAC Coordinator Dr. Father Anil George Kongoth. Dr. Shemi John, faculty members and dear students. It is a great pleasure and privilege to participate in this webinar, national webinar, that Paryavaran Suraksha or Niyam, organized by the guidance of the Department of Hindi. I am happy to congratulate Dr. Rani Jasmine, Head of the Department, Dr. Shemi John, Coordinator, on behalf of this administration of this great alma mater. I am very happy to welcome Professor Tarun Arora, the Central University of Punjab, to this webinar, and I thank you very much, sir, for accepting our invitation. We are sure that the esteemed Professor Tarun Arora enlightened us with the flame of knowledge he has received, and occasion like this are a golden chances for the proper interaction among the scholars and lovers of knowledge. पर्यावरण सुरक्षा आजकल महत्वपूर्ण विषय बन गया है। महामारी, सुनामी, प्रलय, वाष्पीकरण, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याएं पर्यावरण को सुरक्षित रखने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने हैं। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, इसलिए तत्व संबंधित नियमों की जानकारी हमें प्राप्त करना है। आशा है कि इस राष्ट्रीय वेबिनार से आप लोग लाभ उठा सकते हैं। सबको मेरा धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हिंदी में भाषण देकर हमारे वेबिनार का समर्थन किया। यह हमारा सौभाग्य है कि आज के वेबिनार के वक्ता के रूप में पर्यावरण नियमों के विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर तरुण अरोरा हमारे साथ है। वे स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बठिंडा में प्रोफेसर और डीन हैं। उन्हें अध्यापन और शोध के क्षेत्र में 28 साल का अनुभव है। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियम पत्रिकाओं के संपादक मंडलों में शामिल है। एनवायरमेंट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, साइबर लॉ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लॉ और बिजनेस लॉ में वे विशेषज्ञ हैं। पर्यावरण सुरक्षा पर उन्होंने 2 पुस्तकें और 56 शोध पत्र भी लिखे हैं। उनको 2008 में लॉर्ड जस्टिस फिलिप, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, UK द्वारा सम्मानित किया गया है। पर्यावरण सुरक्षा नियमों के संबंध में अवगत कराने में उनके योगदान के लिए पंजाब सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है। वे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के नोडल ऑफिसर हैं। उनका परिचय देने के लिए लंबी लिस्ट अभी भी बाकी है, लेकिन
समय पर ध्यान देते हुए मैं इतना कह सकती हूँ कि वे सफल और प्रख्यात विद्वान हैं। सर, आपका एक बार फिर से इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। अनुरोध है कि पर्यावरण सुरक्षा और नियम संबंधित अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। शुक्रिया मैडम। सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनक्कम, आदाब, प्रणाम, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। सर्वप्रथम मैं पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा की ओर से आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और जो भी प्रतिभागी इस वेबिनार में मौजूद हैं, ऑनलाइन हैं, देश के अन्य कोनों से भी, मैं आप सबको, आपके परिवार के सदस्यों को इस वैश्विक महामारी के दौर में स्वस्थ, सुरक्षित व सकुशलता की कामना करता हूं व आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। इसके साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सेंट थॉमस कॉलेज त्रिशूर के प्राचार्य प्रिंसिपल डॉक्टर KL जोए जी का एवं आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारियों का, IQAC आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ के निदेशक फादर अनिल कोंकोत जी का, वेबिनार की संयोजक महाविद्यालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रकोष्ठ की प्रभारी व हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर रानी जैस्मिन थॉमस एवं वेबिनार की आयोजन सचिव डॉक्टर सैमी जॉन एवं कंप्यूटर विभाग के सभी साथियों का, जिन्होंने इस आयोजन पर मुझे इस प्रसिद्ध महाविद्यालय के साथ जुड़ने का अवसर दिया और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई। और इसके साथ ही मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के उन छात्रों का जो बतौर रजिस्टर्ड प्रतिभागी दिल्ली, अंबाला, कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, UT के मेरे मित्रों का भी इस्तकबाल करता हूं, खुशामदीद, जिन्होंने आज इस वेबिनार के माध्यम से मेरी इस चर्चा को सुनने के लिए इस दोपहरी में अपना बेशकीमती समय निकाला। एवं मैं खुशामदीद कहूँगा मेरे खास दोस्त, जिन्होंने आज इस वेबिनार और हिंदी में कहें तो आभासीय विचार गोष्ठी में भाग लेकर मुझे व मेरे हौसलों को परिंदों जैसी उड़ान दी। मैं अपने इस विशेष मित्र का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के विषय में और नियमों पर चर्चा करने से पूर्व मैं यह समझूंगा कि मेरा 2 डिस्क्लेमर हैं। अगर हिंदी में बोलूं तो असवीकरण। और असवीकरण क्या है कि क्योंकि पर्यावरण संरक्षण व नियम बड़ा व्यापक क्षेत्र वाला विषय है और जो हमारे पास समय बचा है इस टाइम 53 मिनट, 53 मिनट बचे हैं, तो इन पलों के दौरान हालांकि पर्यावरण संरक्षण व नियम के व्यापक क्षेत्र को पूरा कर पाना, पूर्ण तरीके से इस विषय पर चर्चा कर पाना मुश्किल है, परंतु मैंने इसी उद्देश्य से आपके समक्ष स्क्रीन पे मेरा ईमेल ID आपको डिस्प्ले हो रहा है और कॉन्टैक्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, ताकि अगर आपके किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई टिप्पणी हो जहां पर मुझे अपने आप में सुधार की गुंजाइश है, तो आप बेहिचक, निसंकोच मुझे बता सकते हैं। तो कोशिश करूंगा कि अगले 35 मिनट में मैं अपने विचार रख सकूं और बाकी के जो 15 मिनट हो गए वो प्रतिभागी अपने प्रश्न उत्तर रख सकते हैं। और दूसरा मेरा डिस्क्लेमर यह होगा कि दोस्तों, जो भी विचार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वह बतौर संविधान एवं कानून के विद्यार्थी एवं शोधार्थी के तौर पे रखने जा रहा हूं। ना इन विचारों का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध है और ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से। इसलिए इन विचारों को किसी भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा से जोड़कर ना देखा जाए, ऐसी मेरी आपसे एक गुजारिश है। तो प्रश्न सबसे पहले यह उठता है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों? क्या जरूरत है पर्यावरण संरक्षण की? तो मैं आपके आज की इस चर्चा का आगाज
करूंगा कर्ट वाल्डहीम, जो कि 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल थे, महासचिव। उनके शब्दों में उसका हिंदी में रूपांतरण किया है। तो उनके अनुसार, टू कोट, विश्व को किसी भी चुनौती ने आज से पूर्व इस तरह से राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता के महत्व को रेखांकित नहीं किया था जिस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण की चुनौती ने। पर्यावरण ने वैश्विक अंतर्निर्भरता को इस प्रकार से अपरिहार्य, अनिवार्य, जरूरी बना दिया है कि एक के बाद दूसरी चुनौती, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट, समुद्रों एवं बाह्य अंतरिक्ष का संरक्षण, यहाँ तक कि आर्थिक कारणों ने अभी तक यह स्पष्ट कर दिया था कि अंतर्निर्भरता के बिना इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। परंतु जो प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण ने मानवीय जीवन पर डाला है वह सबसे चिंताजनक है। तो दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कर्ट वाल्डहीम तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के द्वारा ये जो शब्द रखे गए, ये प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय पर्यावरण पर जो सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वैश्विक सम्मेलन, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 स्टॉकहोम के नाम से भी जानते हैं, उसका आगाज, उसका उद्घाटन करते वक्त यह शब्द कहे थे। तो आज भी हम 2022 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 50 साल मनाने जा रहे हैं। 48 साल हो चुके हैं। जरा आप इन शब्दों के महत्व को देखिए, इसके परिप्रेक्ष्य को देखिए। क्या आपको आज यह जिस काल से हम गुजर रहे हैं, कोरोना, कोविड-19, क्या उस काल में यही शब्द दोबारा आपको इको होते नहीं महसूस हो रहे? जरा देखिए तो, विश्व को किसी भी चुनौती ने आज से पूर्व इस तरह से राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता के महत्व को रेखांकित नहीं किया था जिस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण की चुनौती ने। अगर हम पर्यावरण संरक्षण की चुनौती को कोविड-19 से रिप्लेस कर दें तो मैं यह कहना चाहूंगा, आज भी यह शब्द उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि यह 48 वर्ष पूर्व। तो ये वो क्लासिकल वर्ड हैं जो कहे किसी समय गए, पर इनकी सुसंगतता, इनकी रेलेवेंस, इनकी लेजिटिमेसी आने वाली सदियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। तो इसके साथ ही हम आगे चलते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की जो चुनौती है, इसके मायने क्या है। तो दोस्तों, जब 21वीं सदी में हम वो जनरेशन है, मेरे ख्याल से जितने भी प्रतिभागी आज इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं, इस आभासीय विचार गोष्ठी में भाग ले रहे हैं, वे सब 20 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। तो यह मानना होगा कि जब हम इस नई शताब्दी में प्रवेश कर रहे थे तो हमें वह पर्यावरण नहीं मिला जो हमारे से पहले वाली पीढ़ी को उनके पूर्वजों ने विरासत में दिया था। हमें एक प्रदूषित वातावरण मिला। हम जो वायु इनहेल करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो प्रदूषित। जो जल हम पीते हैं वो प्रदूषित। जिस वातावरण में हम रहते हैं वो प्रदूषित। जिस मिट्टी में हम पौधे उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, अन्न अनाज उपजाते हैं, वो प्रदूषित। तो ऐसी दशा में पर्यावरण प्रदूषण एक सबसे गंभीर चुनौती बन के उभरा जब हमने इस शताब्दी में प्रवेश किया, क्योंकि गंभीरता के मायने यह हैं कि इससे इस ग्रह पर, पृथ्वी ग्रह पर जीवन को ही, जीवन का जो अस्तित्व है उसको ही खतरा है। तो आज जीवन को सुचारू बनाए रखना एक सबसे बड़ी चुनौती है। और आपके मैं ध्यानार्थ यह प्रेषित कर दूं कि 1972 के बाद से पूरे विश्व की सरकारों के एजेंडे में पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा 1972 से लेकर आज तक, सन 2020 तक
संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में समय समय पर इस समस्या का समाधान ढूंढने के सतत निरंतर प्रयास किए गए हैं और इसी के चलते हुए सन 1987 में जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड हेलो, आर यू प्रेजेंटिंग द पीपीटी? हाँ जी, वो दिख नहीं रही है आपको? हेलो हेलो, इज इट नॉट विजिबल? नो, इट्स नॉट विजिबल. Sorry, please share, please click the share button. I thought it is visible. Just a minute. अब विजिबल है? Yes, yes, it has come. तो दोस्तों, मैं ये पहली स्लाइड आपको जिस पे मैं चर्चा कर रहा था, आई एम सॉरी फॉर द टेक्निकल फॉल्ट दैट द पीपीटी वाज नॉट विजिबल, आपको दिख नहीं रही थी. उम्मीद है कि ये पार्टिसिपेंट्स को भी दिख रही है सर? Yes, 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 it is. It's coming. तो ये वो स्वर्णिम शब्द हैं जिनके महत्व को मैं रेखांकित कर रहा था. तो अगर आपने 1 मिनट पढ़ लिया तो मैं इसको आगे लेके चलता हूं. तो चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पर. तो ये थे पर्यावरण संरक्षण की चुनौती के मायने, जहां पर मैं अपनी चर्चा कर रहा था. लास्ट पॉइंट पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में समय समय पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का हल ढूंढने के प्रयास किए गए, उनके चलते विकास की जो विचारधारा है, मानवीय विकास, उस विचारधारा पर भी पुनर्विचार किया गया. इस पुनर्विचार करने के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एक आयोग की स्थापना की गई. उस आयोग के जो प्रधान लगाया गया ग्रो हार्लेम बटलैंड, नॉर्वे के उस समय के तत्कालीन सरकार के अध्यक्ष. तो उनको ये उनकी जो अध्यक्षता थी उसमें वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, विश्व पर्यावरण व विकास आयोग की स्थापना की गई. और उस आयोग ने पूरे 4 वर्ष पूरे विश्व की हर देश, हर भूभाग का विश्लेषण करते हुए, अध्ययन करते हुए उन्होंने जो इस पर अपनी रिपोर्ट पेश की, उसको बोला जाता है आवर कॉमन फ्यूचर, जो हमारी एक साझी विरासत है जो हम आने वाली पीढ़ियों को देने जा रहे हैं, तो भविष्य. उस पर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की. तो उस रिपोर्ट में मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा यहाँ विकास की विचारधारा पर पुनर्विचार. तो विकास शब्द के मायने भी बदले गए, अर्थ भी बदला गया. तो उसके चलते हुए ये पर्यावरण संरक्षण की चुनौती के मायनों में एक यह बदलाव भी हमें देखने को मिला कि आने वाला संसार कैसा होगा. तो अब देखते हैं पर्यावरण संरक्षण एवं विकास में टकराव. ये जो विकास की बात कर रहा हूं, विकास की विचारधारा में बदलाव के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में समय समय पर बात उठाई गई है. और पूर्व महासचिव श्री कोफी अन्नान के अनुसार, देखिए, टू कोट, आइए आज हम इस असहज सच्चाई को स्वीकार करें कि विकास के जिस मॉडल के हम अभ्यस्त हैं वह कुछ ही लोगों के लिए फलदायी है, लेकिन बहुतों के लिए नहीं. केवल कुछ ही व्यक्तियों की समृद्धि का ऐसा मार्ग जो बहुसंख्यक लोगों को पीछे छोड़ देता है, ऐसा विकास मार्ग अंततः विनाशकारी व प्रलयकारी ही सिद्ध होता है. तो दोस्तों, ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम जो इतने समझदारी पूर्वक हमारे लिए मार्गदर्शक शब्द हैं, जो कोफी अन्नान जी ने बोले कि जिस विकास की विचारधारा के हम अभ्यस्त हैं, जिस पथ पर हम चल रहे हैं, वह विनाशकारी है. हमें व्यक्ति का विकास यानी समग्र रूप में देखना है. यह नहीं कि व्यक्ति की जेब में पैसे का विकास, व्यक्ति के आसपास, व्यक्ति के चारों ओर के वातावरण का विकास, हमें व्यक्ति को समग्रता में लेना है और उसको प्रकृति का एक अंग मानकर चलना है. अदरवाइज जो अन्यथा यह जो विकास मार्ग है यह हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है. तो आगे चलते हैं. तो आगे देखते हैं, चूंकि ये नैक पर्पज से करवाया जा रहा है, तो
माननीय प्रिंसिपल साहब और मैडम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लर्निंग आउटकम जो एक कंसेप्ट है उस पर बड़ा जोर दिया जाता है। तो लर्निंग आउटकम को मैं हिंदी में ये कहना पसंद करूंगा, चर्चा के अपेक्षित परिणाम, कि जितने भी प्रतिभागी पूरे देश से आज इस विचार गोष्ठी में भाग ले रहे हैं वो इस चर्चा के अंत में क्या पाएंगे, क्या इसके नतीजे निकलेंगे, वो मेरा जो ख्याल है वो यह समझ पाएंगे, यह उनको समझने में सहायक सिद्ध होगी जो आज की हमारी विचार गोष्ठी है कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, क्यों किया जाना है, कहाँ किया जाना है, कब किया जाना है, किसने करना है और कैसे करना है। और दूसरा जो इसका अपेक्षित परिणाम है कि भारतवर्ष में पर्यावरण संरक्षण व धार्मिक व्यवस्था से संबंधित जो हमारा इतना अमीर इतिहास है उसको जागरूक, उसके बारे में हमारे सारे प्रतिभागियों को जागरूक करना। और तीसरा, मैं संक्षेप में पर्यावरण संरक्षण व कानून और कानूनों में अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं राष्ट्रीय कानून विषय पर अपने विचार रखूंगा और देन उसके बाद वर्तमान पीढ़ी के लिए संदेश। तो आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है? आज न केवल सेंट थॉमस कॉलेज को, त्रिशूर को, बल्कि यूजीसी, एमएचआरडी, संयुक्त राष्ट्र संघ, G7, G4, G20, अलग अलग जो हमारे मंच हैं हमारे जीवन के, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हों, चाहे वो राष्ट्रीय मंच हों, चाहे वो क्षेत्रीय मंच हों, चाहे वो राज्य स्तरीय मंच हों, चाहे वो स्थानीय स्तर के मंच हों, हर मंच पर पर्यावरण संरक्षण एक चर्चा का विषय, बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। क्योंकि साफ व स्वच्छ पर्यावरण की अपरिहार्यता यानी अनिवार्यता यानी आवश्यकता, इंडिस्पेंसिबल नीड, मनुष्य के लिए उस समय से हो जाती है जब वो अपनी मां के गर्भ में आता है। उस समय से मनुष्य को साफ स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, चाहे वो वायु है, चाहे वो साफ पीने लायक जल है। अगर प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती स्त्री प्रदूषित पानी पिएगी तो निश्चित तौर पर जो गर्भ में बच्चा है उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कि पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है, मैं आपका ध्यान पॉल हैरिस के द थर्ड वर्ल्ड टुमारो, जो उसके लेखक हैं, उनके जो वर्ड्स ऑफ विजडम हैं, मार्गदर्शक शब्द हैं, मैं आपसे शेयर करने चाहूंगा। पश्चिमी औद्योगिकरण की भूतकालीन प्रगति के दौरान पृथ्वी का बलात्कार एक केंद्रीय समस्या रहा है। अनवीनीकृत संसाधनों का अनियोजित एवं व्यर्थ दोहन, अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र का विषैलाकरण एवं यह उपधारणा कि मनुष्य जिस तरह चाहे प्राकृतिक संसाधनों के गैर जरूरी दोहन के संबंध में प्रकृति की प्रतिक्रिया के प्रति असावधानी करे, दूरदर्शिता करे, ये जो अभाव है असावधानी का, दूरदर्शिता का, दोस्तों यह ध्यान देने योग्य बात है। और कृपया ध्यान रखें, यह शब्द कोई आज के नहीं है, ये शब्द 1968 में बोले गए। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO के नाम से भी जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज पूरे विश्व में प्रत्येक 4 में से 1 हॉस्पिटल बेड ऐसे मरीज के द्वारा ऑक्यूपाइड है, धारण है, जो कि वायु या जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी के प्रदूषण की वजह से हुई बीमारी से ग्रस्त है। तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस प्रस्तुति के माध्यम से, इस स्लाइड के माध्यम से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है। क्या है पर्यावरण संरक्षण से क्या मायने हैं, कहां करना है? भाई पूरे ब्रह्मांड में करना है। क्या है
पर्यावरण संरक्षण हमारे ब्रह्मांड की जीवन रेखा है। जो भी हमारे चारों ओर का आवरण है, आसपास का वातावरण है, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, जंगल, पानी, हवा, पहाड़, नदियां, वनस्पति, हर चीज हमारे ब्रह्मांड की जो एक उस पर जीवन चल रहा है, वो जीवन का आधारभूत नींव है। और इसी पूरे पारिस्थितिकीय तंत्र का, जिसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम भी बोलते हैं, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मानव। तो यह समझने की जरूरत है कि चाहे वो मानव है और चाहे वो दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु विभिन्न प्रकार के अवयवों यानी तत्वों, जैसे कि पंच तत्व पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि व जल के समुच्चय से यानी मिश्रण से बनी है। और मानवीय शरीर भी इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। आपको ध्यान होगा कि जब किसी की अरदास पढ़ी जाती है या कोई किसी का निधन हो जाता है, अगर हम भारतीय दर्शन के अनुसार बोले तो किसी का स्वर्गवास हो जाता है, तो क्या कहा जाता है, वो जो कार्ड भेजा जाता है कि उनकी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। इस्लाम में देखिए तो स्पुर्दे खाक कर दिया गया। तो ये जो चीज है वो स्पुर्दे खाक क्यों किया गया? क्योंकि वो खाक में से आए थे। इसीलिए अगर आप हिंदुइज्म देखें, अगर आप जैनिज्म देखें, तो इनके सब के माध्यम से यही है कि जब उसकी देह का अवसान हो जाता है, व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो वो पांचों तत्वों को वापस मोड़ दिए जाते हैं और उनमें जाकर वो मिल जाते हैं। तो इसे अब देखिए कि आज पृथ्वी भी प्रदूषित है, आकाश भी प्रदूषित है, वायु भी प्रदूषित है, अग्नि भी प्रदूषित है, जल भी प्रदूषित है, और हर चीज के नतीजे, हर चीज के परिणाम हम भुगत रहे हैं। और अगर ये पांचों तत्व प्रदूषित हैं, तो निश्चित तौर पर जो उन पांचों तत्वों के द्वारा बनाए गए आकार हैं, चाहे वो मनुष्य का है, चाहे वो वनस्पति है, चाहे वो अन्य जीव जंतु हैं, उनको नई नई बीमारियां इन विषैलेकरण और प्रदूषक तत्वों की वजह से सामना उनको करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है वो आपको समझ आ गया, कहां है, पूरे विश्व में है, पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे पृथ्वी पर है। आप किसी भी कोने में जाएं पृथ्वी के, प्रदूषण आज हमारे लिए एक वैश्विक समस्या बन चुका है। और कब करना है भाई? आज ही करना है। हमें थोड़ा सा सुचेत होना है, जागरूक होना है, जागना है कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमें पर्यावरण, जब इस सदी में हम प्रवेश हुए, जिस तरह का प्रदूषित पर्यावरण दिया, हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसा प्रदूषित पर्यावरण ना देकर उन्हें साफ स्वच्छ पर्यावरण दें, ताकि वो हमारे इस उपकार के प्रति आभार महसूस कर सके। तो पर्यावरण को जो खतरे हैं उसके क्या कारण हैं? सबसे पहले देखिए जनसंख्या विस्फोट, जो उसके लिए मैं बड़े सरल शब्दों में आपके यह ध्यान में लाना चाहूंगा कि 15वीं सदी तक जो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं, उनकी जो जनसंख्या थी वो जितनी थी, उसको 15वीं से 19वीं सदी में यानी 400 साल में वो दुगनी हुई। पहले 1500 साल लगे, फिर दुगना होने में 400 साल लगे, और जैसे ही हम 20वीं सदी में प्रवेश हुए, उसके 50 वर्षों में वो फिर दुगनी हो गई। तो जो जनसंख्या पहले मल्टीप्लाई होने में, गुणात्मक उसमें जो वृद्धि थी, वो होने में 1500 साल लगते थे, फिर 400 साल लगे, और आज सिर्फ 50 साल लगे। तो यह हमें समझना होगा, क्योंकि जितने भी आगे ये लाल अक्षरों में आपको कारण दिख रहे हैं, ये सब कारण आपस में जुड़े हुए हैं, अभिन्न हैं। क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जो प्रकृति के
कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वन हैं, पेड़ पौधे हैं, जो यहाँ पे हरा भरा हमारे आसपास का आवरण है वो कम होता जाएगा, क्योंकि इतनी जनसंख्या को अकोमोडेट करने के लिए, उनके गृह निवास बनाने के लिए हमें जंगलों की ओर जाना पड़ेगा। जंगल कम होते जाएंगे तो जो हरित आवरण है यानी ग्रीन कवर है वो कम होता जाएगा, और इसकी वजह से अगर वनों का विनाश हो जाता है तो हमारा संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र, जो पर्यावरण का ढांचा है, वो जो एक संतुलन है मानव एवं पर्यावरण, मानव एवं प्रकृति के बीच में जो एक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो दूसरा कारण जो होता है वो वनों का विनाश। तीसरा कारण नगरीयकरण, क्योंकि निश्चित तौर पर वनों का विनाश या तो जो वनों की, जंगलात की जो भूमि है उसको यदि आप अर्बन लैंड में बदलते हैं, वहां नगरीयकरण करते हैं या फिर उस पर कृषि विकसित करते हैं तो भी उसका जो है विनाश होगा। तो उसके बाद आता है अनियोजित औद्योगिक विकास। तो ये जो अनियोजित औद्योगिक विकास है इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव श्री कोफी अन्नान के मुताबिक, और जो हमारा विश्व पर्यावरण व विकास आयोग है जिसने आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट दी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये उसमें भी विकसित हो चुका है। उसमें भी ये उसके अधीन भी चर्चा की जा चुकी है कि जो हमारा औद्योगिक विकास है यह अनियोजित है, कोई इसकी दिशा नहीं है, बिना दिशा के हम, कोई इसकी सीमा नहीं है, और उस असीमित अवस्था में, उस असीमित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अंधाधुंध, चाहे वो कृषि उत्पादन है, चाहे वो औद्योगिक उत्पादन है, और ये सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं, इस जीडीपी बेस्ड इकोनॉमी में हम अपने वातावरण से, हम अपने पर्यावरण से समझौता कर रहे हैं और उसको हम हाशिए पर धकेल रहे हैं। दोस्तों, हमेशा यही बोला जाता है कि जीडीपी इतने परसेंट थी, इतने परसेंट हम कर देंगे, जीडीपी इतने परसेंट है, अपोजिशन बोलेगी इतने परसेंट रह गई है। क्या कभी किसी ने यह बोला है कि फॉरेस्ट कवर कितना था, कितने परसेंट रह गया? क्या किसी ने यह बोला है कि जीडीपी के माध्यम से जितनी कारों का आपने निर्माण किया, जितने मोटरसाइकिल्स का आपने निर्माण किया, जितना आपने उत्पाद किया औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से, वो उत्पाद को जब वो व्यर्थ हो जाएगा, जब वो वेस्ट हो जाएगा, तो उस वेस्ट को हम कहां डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसका कहां हम अपव्ययन करेंगे? मैं आपके ध्यान में ला दूं कि आज इतना वेस्ट जनरेट किया जा रहा है, इतने वेस्ट का उत्पाद किया जा रहा है। आपके हर किसी के घर में अगर कोई पुराना मोबाइल है, पुराना चार्जर है, पुराने ईयरफोन हैं, आप जरा सोचे कि वो जाएंगे कहां? पुरानी कार है, पुराना व्हीकल है, 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष की आयु सरकार ने निर्धारित करी है कि एक कार की होगी। 15 वर्ष के बाद उस कार का क्या होगा? क्या सरकार या वो जो निजी कंपनियां हैं, वो निजी कंपनियां उस कार को बाईबैक करती हैं? क्या उस मटेरियल को कहीं यूज किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हम सबको ढूंढना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बधाई देता हूं सेंट थॉमस कॉलेज को, जिन्होंने इस ज्वलन विषय पर, जो कि आज के संबंध में बड़ा ही सुसंगत विषय है, इस पर यह पहल कदमी की जो इनिशिएटिव ली है। तो आज हमें ये जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक वेस्ट है, चाहे वो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल वेस्ट है, चाहे वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें पृथ्वी के बराबर का एक अलग उपग्रह चाहिए, इतनी जगह हमें चाहिए। तो ये कौन सोचेगा? ये हम सबने सोचना है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम खुद इसमें हिस्सेदार हैं। हम भी वेस्ट को जनरेट करने में अपना योगदान देने के वक्त बिल्कुल नहीं सोचते हैं और नहीं चूकते हैं। तो आज इस उत्पादन जीडीपी बेस्ड इकोनॉमीज में
जो हम भागे जा रहे हैं, एक विकास की अंधाधुंध होड़ है, दौड़ है, वो भी एक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। उसके बाद चलते हैं कोयला आधारित विद्युत उत्पादन, कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स, अनियोजित तकनीकी विकास और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, आगे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, राशेल कार्सन बड़े एक विद्वान लेखक हुए हैं स्वीडन के। उन्होंने 1960 से 70 के दशक में एक किताब लिखी। वो किताब जो थी उनके शोध कार्य पर आधारित थी, द साइलेंट स्प्रिंग, मौन बसंत। क्या था इस बुक में कि जो बसंत ऋतु आई उसमें पूरा हर तरफ चुपचाप था, कोई पक्षी नहीं दिख रहा था। कारण, पक्षी कहाँ गए? पक्षी मर गए। किस वजह से? तो उस वजह से जब इन्होंने उस पर अपना शोध कार्य शुरू किया तो देखिए जरा क्या कहते हैं वो राशेल कार्सन। प्रकृति के प्रति मानवीय दृष्टिकोण आत्यंतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने प्रकृति को प्रभावित व नष्ट करने की प्राणघातक शक्ति प्राप्त कर ली है। किंतु मानव प्रकृति का अंग है और प्रकृति के विरुद्ध उसकी यह जंग अंततः उसके स्वयं के विरुद्ध ही सिद्ध होगी। और हमारे सामने ऐसी अभूतपूर्व चुनौती मुंह फाड़े खड़ी है कि संपूर्ण मानव जाति आज से पहले इस प्रकार की अंतर्द्वंद वाली स्थिति में कभी नहीं आई कि जब उसे अपनी परिपक्वता एवं नियंत्रण प्रकृति पर न रखकर स्वयं पर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण को खतरा किससे है? मनुष्य से। तो पर्यावरण को खतरा दूर कौन करेगा? जिसने प्रदूषण किया है, मनुष्य। आइए आगे चलते हैं। किससे और बचाव कैसे? जो हम पहली स्लाइड को याद करें तो मैंने आपके ध्यान में लाया था कि पर्यावरण के बारे में जो इस चर्चा के अपेक्षित परिणाम है वो क्या होने चाहिए। क्या, क्यों, कहां, कब, किसने तक हम पहुंच चुके हैं। अब किसने और कैसे को हम 2 स्लाइड में खत्म करेंगे। किससे बचाव करना और कैसे करना है, अब यह समझते हैं। यह जो आपके सामने स्लाइड पर, स्क्रीन पर दर्शित हो रहा है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन जो मानवीय पर्यावरण पर था, स्टॉकहोम 1972, उसके जो रियो डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम उद्घोषणा की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, उसका पहला बिंदु है। क्या है? मानव पर्यावरण। अब ये ध्यान रहे, मानव पर्यावरण शब्द क्यों यूज किया है इस पर भी मैं बाद में चर्चा करता हूं, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। मानव पर्यावरण का जो कि उसको भौतिक अस्तित्व प्रदान करता है और उसके बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास का अवसर प्रदान करता है, उसी पर्यावरण का मानव एक अंग है, वह स्थापक है। स्थापक यानी मोल्डर, जैसे सांचे को डालते हैं, मोल्ड करने वाला। मानवीय प्रजाति के इस ग्रह पर जीवन के दौरान लंबे एवं क्रूरतापूर्वक विकास के दौरान आज यह ग्रह यानी पृथ्वी उस चरण पर पहुंच चुका है कि विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से मानव ने अपने पर्यावरण को अनगिनत व अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित करने की शक्ति प्राप्त कर ली है। मानवीय पर्यावरण के दोनों पहलू, मानवीय एवं प्राकृतिक, उसके स्वयं के विकास एवं कल्याण के साथ साथ मूलभूत अधिकारों के अतिरिक्त जीवन जीने के अधिकार को सही तरीके से भोगने के लिए भी नितांत आवश्यक है। 1972 में ये मार्गदर्शक शब्द कहे गए, ये स्वर्णिम शब्द हैं। इनका जो महत्व है आज भी उतना ही है और आज से 50 साल बाद भी उतना ही होगा। किसने समझना है? हमने समझना है। पर अभी तक हमने उतनी गंभीरता से इन शब्दों को
नहीं लिया है। देखिए, शब्द है मानव पर्यावरण। भाई ये मानव पर्यावरण क्या हुआ? ये वर्ड, ये जो शब्द है, बड़े सोच विचार और चिंतन के बाद प्रयुक्त किया गया है। हालांकि बीच में तीसरी लाइन में लिखा गया है पर्यावरण का ही अंग एवं इसका संस्थापक है। मानव खुद पर्यावरण का अंग है। तो यहां मानव पर्यावरण क्यों कहा गया, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि मानव जो है वो प्रकृति पर इस तरह से हावी होने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो चाहे तो इसको सुधार सकता है, नहीं तो विनाश निश्चित है। तो इस बात को जरा समझने की जरूरत है, इस बात पर चिंतन की जरूरत है। खतरा किससे है, बचाव कैसे करना है, आइए देखते हैं उसी प्रस्तावना के प्रियम्बल के भाग 2 पर। मानवीय पर्यावरण जो कि न केवल मानवीय कल्याण को प्रभावित करता है बल्कि पूरे विश्व के आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। इसलिए यह पूरे विश्व के लोगों एवं सरकार के लिए की सुरक्षा एवं सुधार एक अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय गंभीर विषय है, यानी इंडिस्पेंसेबल एंड इमीडिएट। इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो यह उसी प्रस्तावना का तीसरा बिंदु है जो हमें यह मार्गदर्शन भी दे रहा है कि हम इस समस्या से निपट कैसे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। वर्तमान समय में मानव ने ऐसी सामर्थ्यता विकसित कर ली है जिससे वह अपने चारों ओर प्राकृतिक वातावरण को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है, और यदि यह सामर्थ्यता समझदारी से उपयोग में लाई जाती है तो इसके विकास से जीवन की गुणवत्ता में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। और अगर यह सामर्थ्यता गलत या लापरवाही से लागू की जाती है तो ऐसी दशा में मानव एवं अन्य जीवन के साथ साथ, यानी अन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जीवन के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण को भी अपूरणीय क्षति होगी। आइए अब देखते हैं पर्यावरण संरक्षण एवं धार्मिक व्यवस्था। तो दोस्तों, हमारे भारत में 4 धर्म मुख्य हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और सिखिज्म। बाकी सेक्ट्स भी हैं। तो इन चारों धर्मों में पर्यावरण को एक विशेष महत्व दिया गया है। तो इस्लाम में जो सृजन एवं स्वामित्व, मानव एवं पर्यावरण, सक्रिय सुरक्षा यानी एक्टिव प्रोटेक्शन, संरक्षण व सुरक्षा से संबंधित कितने ही आपको सूरा में अध्याय, आयतें मिल जाएंगी। क्रिश्चियनिटी में जो स्टीवर्डशिप का कंसेप्ट है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम इसके ट्रस्टी हैं, हम इसके न्यासी हैं, हम एक गेस्ट हैं। गेस्ट किस तरह से आता है, वैसे आकर अपना जीवन व्यतीत करो और चलो, अपना जीवन काल पूरा करो और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा दो। और हिंदू धर्म में पर्यावरण को बहुत महत्व दिया गया है, और यहां तक कि पूजा पाठ के, जिंदगी के हर जो आपका कोई गतिविधि है उसमें पहले पर्यावरण के विभिन्न भागों की पूजा होती है। देखें तो जरा शांति मंत्र, ओम द्यो शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति औषधे, शांति वनस्पते, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वः, शांति रेवा, शांति रोधि, ओम शांति शांति। सिख धर्म की बात करो, गुरु नानक जो फर्स्ट मास्टर थे, सिखिज्म के फाउंडर थे, उन्होंने बोला पवन गुर पानी पिता, भी जो एयर है दैट इज माय टीचर, वाटर इज माय फादर, अर्थ इज माय मदर। तो उन्होंने भी यही संदेश दिया। उसके बाद जैन धर्म, इवन माइक्रोबियल साइंसेस जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी भी सुरक्षा और बचाव पर
बहुत ज्यादा महत्व देता है। बिश्नोई संप्रदाय सन 1763 में 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान पेड़ों को चिपक कर पेड़ों को बचाने के लिए, जो राजा के महल में बनाने के लिए लकड़ी प्रयोग में लाई जानी थी, तो उन्होंने अपनी जान उन पेड़ों को बचाने के लिए दे दी। तो हमारे जो इस मामले में हम कह सकते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर धर्म और हर संप्रदाय में एक विशेष सजगता है। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण एवं कानूनों की। 1972 के कानून, रियो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। तो हर 10 वर्ष बाद 1972 से लेके 1982 में नैरोबी डिक्लेरेशन, जो कि इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, पर उसके माध्यम से यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र वातावरण पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई 1982 में। उसके बाद रियो 1992 यानी रियो 1992, जोहान्सबर्ग 2002, रियो 2012, पेरिस 2015। तो आज जो पेरिस 2015 के बाद हम जिस दौर में हैं, आपने कुछ वर्ड सुने होंगे जो इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाने जाते हैं। सतत विकास उद्देश्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मीन्स कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि ये अपनी जरूरतें तो पूरी करें, परंतु इससे आने वाली पीढ़ियों की, जो भावी पीढ़ियां हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने की जो उनकी योग्यता है उससे कोई समझौता ना हो, उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाए। तो ये तो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। जब राष्ट्रीय परिदृश्य की बात आती है, राष्ट्रीय कानून, तो इस पे जल प्रदूषण निवारण व रोकथाम अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण व रोकथाम अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विभिन्नता अधिनियम 2000 यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास किए गए हैं। इसके अलावा अब कानूनों की ये रही बात। अब मैं लास्ट पार्ट में जो मैंने आपसे चर्चित अपेक्षित परिणाम जिक्र किए थे, उसके बारे में लास्ट पार्ट पे आता हूं कि मेरा सेंट थॉमस कॉलेज के माध्यम से जो भी इस विचार गोष्ठी में भाग ले रहे हैं, सारे प्रतिभागियों को क्या संदेश है। तो दोस्तों, मैं आप सबको पहले याद कराना चाहूंगा, हमारा भारतीय संविधान जो इस देश का सर्वोच्च कानून है, उसके अनुच्छेद 51A(g) में यह बात कही गई है कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह जंगल, पेड़ पौधे, नदियां, आकाश, पर्वत की सुरक्षा करे एवं अपने सहजीवियों के लिए जो अन्य जीव जंतु हैं उनके प्रति करुणा भाव रखे। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A(g), 51A(g) और H में जो ये आर्टिकल है, ये मेरे को व्यक्तिगत तौर पर बहुत हृदय के नजदीक है। इसमें दरअसल हर भारतीय से यह एक उम्मीद की गई है कि टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ईच स्फीयर ऑफ लाइफ, मैं हिंदी में भी करूंगा, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स excellence in each sphere of life so that our nation can be taken to the higher levels of achievement। हम जो भी काम हाथ में लेते हैं उस काम को हम इस उत्कृष्टता से अंजाम दें, इस श्रेष्ठता से अंजाम दें कि हम अपने राष्ट्र को ऊंचाइयों की ओर ले जा सके। तो यह संदेश मेरा संविधान के माध्यम से है, और जो आगे मैं संदेश देने जा रहा हूं आगामी 2 स्लाइडों में, और 2 मिनट में मैं ये अपना चर्चा को विराम दूंगा, उसके बारे में यह संदेश मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो कृपया ध्यान दें। हम वह पीढ़ी हैं जो जिसके पूर्वजों को प्रकृति द्वारा अंधाधुंध विकास के मोड़ यानी जो तरीके हैं एवं प्रभावों के बारे में चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। हम वह पीढ़ी हैं जिसने सर्वप्रथम यह अनुभव किया था कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के, समानता के, बराबरी के अभाव में इस पृथ्वी ग्रह को स्वस्थ रखना असंभव होगा। हम वह पीढ़ी हैं जिसने सतत विकास के सही व वास्तविक अर्थ को पहचान कर उसे केवल जेब का विकास या आर्थिक विकास
की बजाय व्यक्ति या समग्र राष्ट्र के साम्यपूर्वक विकास का नाम दिया। हम वह पीढ़ी हैं जो कि इस पृथ्वी पर जीवन के अंत के लिए काम न कर कर अपितु जीवन के संरक्षण के लिए काम करने को तरजीह देंगे, प्राथमिकता देंगे। हम वह पीढ़ी हैं जो इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि विज्ञान एवं तकनीक के विकास के माध्यम से हमें इसके सदुपयोग से पर्यावरण समस्याओं के निदान के लिए हमारे पास शक्ति है। यह स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में भी बोल दिया गया है। हम वह पीढ़ी हैं जो इस तथ्य के प्रति पूर्णतया संवेदनशील हैं कि प्रकृति का उपभोग ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसका आनंद भी लिया जाना चाहिए। हम वह पीढ़ी हैं जो कि सेंट एक्सुपेरी के दार्शनिक शब्दों से भली भांति परिचित हैं कि विश्व की अमीरी के रूप में प्रयुक्त होने वाली अधिकांश वस्तुओं के हम स्वामी नहीं हैं, बल्कि हमने यह आने वाली पीढ़ियों से ये जो प्राकृतिक संसाधन है ऋण में लिए हैं, उधार में लिए हैं। दोस्तों, हम वह पीढ़ी हैं जो कि भावी पीढ़ियों के द्वारा अपराधों के लिए याद नहीं रखी जाएगी बल्कि पापों के लिए याद रखी जाएगी। और अगर उन पाप किए जाते हैं हमारे द्वारा लगातार तो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा यदि हमने सही दिशा में सही समय पर सही कदम नहीं उठाया। तो दोस्तों, इस विश्वास के साथ कि हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारी पीढ़ी हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति पूर्णतया कर्तव्यबद्ध होगी और हम लोग, हमारे जो आसपास लोग हैं और हमारी जो सरकारें हैं, हमारे द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में हम अपना जो है सजगता प्रयोग में लाएंगे। आइए हम संकल्प लें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारी भावी नस्लों को हम एक बेहतर पृथ्वी विरासत में दें ताकि इतिहास हमारे योगदान को कठोरता से देखने की बजाय दयालुता से हमारे लिए आभार व्यक्त करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा माननीय प्रिंसिपल महोदय, प्राचार्य महोदय के प्रति और सेंट थॉमस कॉलेज रानी जैस्मिन थॉमस मैडम, जो उसके अलावा संयोजक मैडम हैं IQAC के डायरेक्टर साहब के प्रति और समस्त प्रतिभागियों के प्रति जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाया और मेरे इन विचारों को बड़े ध्यान से सुना, धैर्यपूर्वक सुना। और दोस्तों, ये जो आर्टिकल 51AG की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें लिखा है कि अपने सहजीवियों के प्रति कंपैशनेट अप्रोच यानी करुणामयी भाव रखें, तो वो करुणामयी भाव मेरा भी आपके प्रति है। ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और खुशी महसूस करूंगा कि यदि आप के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रश्न हैं, कोई टिप्पणियां हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मैं उसका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। इसी के साथ मैं एक बार पुनः अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूं। आपके धैर्यपूर्वक एवं एकाग्रतापूर्वक श्रवण के लिए धन्यवाद। मेरी तरफ से पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो अब मैं प्रश्नों के लिए तैयार हूं। सर, पहला सवाल डॉक्टर परविंदर सिंह की ओर से है। जी, क्या ICT उपकरण पर्यावरण के लिए हानिकारक है और हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं? क्या ICT उपकरण? ICT उपकरण ऐसा नहीं है, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आज हम सूचना तकनीक व इन माध्यमों को देखें, इन उपकरणों को देखें, तो ये हमारी एक शक्ति है। इनको केवल हानिकारक या पर्यावरण का विरोधी मानना वो उचित नहीं है, क्योंकि आज ये हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुके हैं, एक अविच्छेदनीय हिस्सा बन चुके हैं। तो इनके बिना जीवन की कल्पना करना भी आज व्यर्थ है। तो इसलिए हमें इनका प्रयोग करना है, परंतु समझदारी के साथ और जिम्मेवारी के साथ। ये नहीं कि हम वेस्ट जनरेट करते रहें। तो अभी क्या है कि हमें सरकारी नीतियों का और जो भी सरकार में है, और अगर हम भी विषय विशेषज्ञ के तौर पर वहां जाते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से जो वेस्ट मैनेजमेंट है,
जो व्यर्थ पदार्थ हैं उनका उचित तरीके से प्रबंधन किया जा सके और उनको किसी तरह रिसाइकल रीयूज किया जा सके। जी सर। जी सर, अगला सवाल विकास वाजपेयी की ओर से है। क्या पर्यावरण संरक्षण हेतु पुनर्विचार की आवश्यकता है? बिल्कुल विकास जी, आज बिल्कुल हमें आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 48 सालों से अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर काफी कदम उठाए जा चुके हैं, परंतु वो कदम सिर्फ आप कह सकते हैं कि पेपर्स पर ही दिख रहे हैं, कागजों पर ही दिख रहे हैं, पर जब उनको यथार्थ पर व्यवहारिकता का एक जामा पहनाने की जरूरत है, वो व्यवहारिकता हम नहीं उसको इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इंजेक्ट कर पा रहे हैं, वो व्यवहारिकता कहीं परे है। तो जो भी प्रयत्न सरकारों के द्वारा किए जाते हैं वो अकेला आई वॉश नहीं होना चाहिए, वो छलावा नहीं होना चाहिए, उसको यथार्थ और अमली जामा पहनाने के लिए हमें बिल्कुल पुनर्विचार की जरूरत है, और उसमें नागरिक प्रतिभागिता, हम सबका जो इस का अधिकार क्लेम करते हैं, अधिकार का दावा करते हैं कि यह हमारा अधिकार है साफ वायु का, स्वच्छ वायु का, पीने योग्य पानी का, उनका भी ये कर्तव्य है कि वो खुद भी प्रदूषण ना करे। तो ये पुनर्विचार, पुनरावलोकन, ये तो जब तक जीवन है इसी तरह जीवन में चलता रहेगा। जी जी सर, और कोई सवाल तो नहीं है? और कोई सवाल नहीं है सर? प्रतिभागियों, और कोई सवाल है तो आप Q&A का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, और कोई सवाल नहीं है सर? धन्यवाद मैम, शमी जो मैम का धन्यवाद, रानी मैम। तो मैं अगला सेक्शन धन्यवाद किए सर। सभी को नमस्कार, मैं शमी जॉन, सेंट थॉमस कॉलेज के हिंदी बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, यह कार्यक्रम अंतिम चरण पर आ पहुंचा है, लगभग समाप्त होने वाला है। आज हमारे लिए पर्यावरण सुरक्षा एवं नियम के बारे में इतना ही बढ़िया और सारगर्भित भाषण दिए आदरणीय अरुण तरारा जी को मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग देने वाले प्रिंसिपल डॉक्टर केएल जॉय साहब, वाइस प्रिंसिपल फादर मार्टिन कोलंबर्ग, IQAC कोऑर्डिनेटर फादर अनिल जॉर्ज कोंगोट को भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत सारे प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए, वो तो एकदम खुशी की बात है। अपनी गिनती समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी प्रतिभागियों को मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। प्रतिभागियों से मुझे एक निवेदन है कि फीडबैक फॉर्म आप लोगों के मेल ID पर भेज देंगे, जरा ध्यान से फिलअप करके भेजें। आप लोगों को सर्टिफिकेट शायद एक हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे। सभी को एक और बार धन्यवाद। एक मिनट मैडम, ये मनदीप जी हैं, मेरे यहाँ पर तकनीकी सहायता इन्होंने दी हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट से, इनका भी धन्यवाद। नाम तो क्या बताए सर? नाम मनदीप सिंह जी। हाँ, मनदीप सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके।